नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना कश्यप। अडानी अंबानी एक बार फिर से भारत के चुनाव में उनकी एंट्री हो गई है और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अक्सर आपने सुना होगा इससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री को, बीजेपी को घेरते थे अडानी अंबानी का नाम लेकर, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी के मुद्दे पर तेलंगाना में सीधा राहुल गांधी पर हमला किया है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, समझिए कि कैसे बीते एक साल में अडानी और अंबानी के मुद्दे पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में लड़ाई हो रही थी। बीजेपी बार बार सवाल करती है कि अनेकों ऐसे गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर जबरदस्त, और तेलंगाना में बोलने के पीछे भी प्रधानमंत्री की यही वजह थी क्योंकि अभी ही रेवंत रेड्डी ने MOU साइन किए हैं अडानी के साथ। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आज होंगे आमने सामने, टक्कर में, हल्ला बोल में सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे। पहले ये रिपोर्ट। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। आखिरकार कारोबारियों और उद्योगपतियों पर चुनाव प्रचार गरमा ही गया। कांग्रेस लगातार अडानी अंबानी को लेकर सरकार को घेर रही है, लेकिन जब पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने आजकल अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, तो कांग्रेस ने फौरन पलटवार किया। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। बावजूद इसके अगर पीएम मोदी ने पहली बार पलटवार किया है, वो भी तेलंगाना के करीमनगर से, तो जरूर कोई बात रही हो। दरअसल तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2024 में अडानी ग्रुप से 12,400 करोड़ के 4 समझौते किए हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी के बीच करार हुआ है। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। उधर पीएम मोदी के अंबानी और अडानी का नाम लेने के पीछे कांग्रेस अपनी जीत मान रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। प्रधानमंत्री जी अब घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं कि देश में बदलाव का जज्बा आ गया है, कि देश चाह रहा है जवाब, कि 10 सालों में आपने पूरे देश की संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को दे दी है, हमें क्या दिया है, जनता पूछ रही है। 3 चरणों के बाद चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। शायद ही कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी एंट्री बची हुई हो। अभी तक अडानी अंबानी एक तरफा मुद्दा ही थे, अब 2 तरफा हो गए। आज तक
तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। कह रही है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की बीजेपी पीएम घबरा गए हैं, इसीलिए अब अडानी अंबानी को लेकर आए। सुधांशु जी। हाँ जी, बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सुधांशु जी कि घबरा गई है बीजेपी, घबरा गए हैं पीएम, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। देखिए, घबराहट और रिश्तों में गर्माहट बहुत बेहतर ढंग से समझी जा सकती है, क्योंकि अभी तेलंगाना सरकार ने अडानी के साथ एमओयू साइन किया है। मैं कई बार पहले जब ये विषय आता था तो बोल चुका हूं और याद दिला दूं, अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने अडानी पावर का 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया था और सैकड़ों एकड़ जमीन दी थी। और उस समय राहुल गांधी अपनी दक्षिण से उत्तर वाली तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में थे। जब उनसे सवाल पूछा गया अशोक गहलोत और अडानी की अगल बगल फोटो दिखा के, तो जिंदगी में पहली बार उनके मुंह से अडानी जी शब्द निकला था कि अगर कोई हमारे स्टेट में इतना इन्वेस्टमेंट करेगा तो कोई मुख्यमंत्री उनके साथ आएगा। फिर माइंस का प्रोजेक्ट भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की सरकार ने 13,000 करोड़ का दिया था। पोर्ट का प्रोजेक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में दिया था, सबसे बड़ा। और केरल की सरकार ने, वहां भले ही इनकी सरकार नहीं मगर इनके गठबंधन की सरकार है, उन्होंने दिया। तो अब घबराहट है या रिश्तों में ये गर्माहट है? क्योंकि अब वो तेवर नहीं दिखता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम वो चमक चमक के तमक तमक के बोलने वाले राहुल गांधी जी अब वो नहीं दिखते, क्योंकि अब सब सरकारें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा, मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, तो सिर्फ ये कह रहा हूं ईमानदारी से बोलो मेरे भाई। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये शुरुआती रिश्ता किसका था? मैं देश के दर्शकों से याद दिलाना चाहता हूं, राडिया टेप में एक बहुत बड़ी बिजनेस हाउस ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी तो हमारी दुकान है, हमारे लिए कभी नहीं बोला गया। राडिया टेप में यह भी आया था कि बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज ये तय करवाते थे कि अमुक मंत्रालय किस मंत्री के पास होगा, और उसमें पत्रकार मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तो आज मीडिया पर भी अटैक करते हैं, कारपोरेट पर भी अटैक करते हैं। और मैं दूसरी बात ये बता दूं, आज की जनरेशन भूल गई होगी तो एक फैक्ट बता दूं, रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बनी? जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने 1970 के दशक में पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का एक्सक्लूसिव राइट रिलायंस को दिया। हम लोगों के बचपन में विमल का कपड़ा आता था, और ऐसा राइट दिया जो किसी कंपनी को दिया जा सकता कि अकेले बनाएंगे भी वही, बेचेंगे भी वही, एक्सपोर्ट भी वही करेंगे, कोई दूसरा ना बना सकता है ना बेच सकता है। वहां से उत्थान शुरू हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस ये सब अटैक करना शुरू करती है, अडानी को पहला प्रोजेक्ट नरसिम्हा राव के जमाने में मिला, अडानी इनके जमाने में एफसीआई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मैं सिर्फ ईमानदारी से एक बात कहता हूं, एक और बात ये बताइए, भारतीय उद्योगपतियों से आपको इतनी समस्या रहती है, मैंने कभी किसी विदेशी उद्योगपति विदेशी कंपनी के खिलाफ तो आपको स्टैंड लेते देखा नहीं। कृपया वो भी कभी बता देते। विदेशी कंपनियों को तो डिफेंस में, फिर चाहे वो भोपाल गैस ट्रेजरी वाली यूनियन कार्बाइड हो, चाहे उसके एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठ के भगाना हो, या हॉविट्जर का पक्ष लेना हो, या बोफोर्स का पक्ष लेना हो, या अभी जो वो हिंडनबर्ग का पक्ष लेना हो, विदेशी कंपनियों का तो पूरे पक्ष में रहते हैं। और मौके पड़ने पे अपने संबंधों में गर्माहट रहती है और जनता को भरमाने के लिए इस प्रकार की बात करते। तो प्रधानमंत्री जी ने वो बात साफ कही जो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद अब राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी होना था, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अभय दुबे जी, देखिए वो कह रहे हैं कि गर्माहट आपके रिश्तों में है, तो जरा अडानी और कांग्रेस, अडानी और विपक्षी पार्टियां, उनके भी रिश्ते की बात हो जाए। हम दिखा रहे हैं आपको एक बार मैप पर, 22 राज्य है कुल इस देश में जहां पर अडानी ग्रुप का निवेश है। देश के 22 राज्यों में है, और जाहिर तौर पर 22 राज्यों में है तो सिर्फ बीजेपी नहीं है, उसमें जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। तेलंगाना में अभी जनवरी में ही साइन किया है एमओयू, 5 एमओयू आपके रेवंत रेड्डी साहब ने।
छत्तीसगढ़ जब कांग्रेस की सरकार थी तब हुआ था, राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार थी तब हुआ, केरल जहां लेफ्ट की सरकार है, पश्चिम बंगाल जहां टीएमसी है, आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस का, उड़ीसा जहां पर बीजेडी की सरकार है, तमिलनाडु जहां डीएमके है, तेलंगाना जहां पर अभी खबर आ गई है। तो अब ये भारत का जो नक्शा दिख रहा है और आपके शासित राज्यों में या विपक्षी नेताओं के शासित राज्यों में निवेश है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अंजना जी, रिश्तों पर तो मैं बारी बारी से खुलासा करूंगा, लेकिन आज दोनों बड़े उद्योगपति क्या गाना गा रहे हैं वो सुन लीजिए, जो खड़गे साहब ने सुनाया। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, ए राजनीति हमें तेरा एतबार ना रहा, सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा। प्रधानमंत्री जी, क्या राज खोल दिया आज आपने? जो बात 10 साल से राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उस राज का पर्दाफाश खुद अपने मुखारविंद से कर दिया। आप तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मैं मानता हूं आपके पास सारी जानकारी होगी। बोरे भर भर के काला धन है उद्योगपतियों के पास, ये बात की जानकारी है आपको? बस एक ही चिंता सताती है प्रधानमंत्री जी हमें, क्योंकि आपके वक्तव्य और व्यवहार का जो अंतर देखा ना, इसके पहले भी जिस पर आपने आरोप लगाया कि अजीत पवार काला धन 70,000 करोड़ रुपए का, उसको दुपट्टा पहना दिया प्रधानमंत्री जी। अशोक चौहान सैनिकों के परिवार का हिस्सा खा गया, सैनिकों की बेवाओं के फ्लैट खा गया, उसको आपने दोरंगा दुपट्टा पहना दिया। एक लंबी फहरिस्त है जिस पर आपने आरोप लगाया है, वो चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्वा शर्मा हो, सबको दुपट्टा पहना देते हो। ऐसा ना हो कल दोनों उद्योगपति 3 दिन बाद सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ दिखें कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। ये जो प्रमाण पत्र आपने दिया है, इस पर गंभीरता से जांच कराइए, देश के सामने ये सच आना चाहिए। जहां तक निवेश का आपने प्रश्न किया, उद्योगपतियों को अधिकार है निवेश का। जो करार और बेकरारी की बात है, उसका अंतर समझ लीजिए। आरोप हमने नहीं लगाया, आरोप लगाया 2016 में डीआरआई ने, भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। उन्होंने आरोप यह लगाया कि अडानी जी ने इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके, मतलब दाम बढ़ाकर कोयला खरीदा, क्योंकि यहां यह करार हुआ था कि जिस दाम पर कोयला लाओगे उसके अनुपातिक रूप से यहां बिजली के उपभोक्ताओं को बिजली उस यूनिट की दर से देनी पड़ेगी। तो डीआरआई ने आरोप लगाया 2016 से कि बहुत बड़ी मात्रा में ओवर इनवॉइसिंग की है, और इन्होंने पहला जो बिल बनवाया है वो अडानी ग्लोबल के नाम से सिंगापुर बनवाया, उसके बाद अपने यहां बिल बनाकर ओवर इनवॉइसिंग की। क्या किया अडानी जी ने? अडानी जी ने कहा, सिंगापुर को लिखा कि साहब अदालत में मामला ले जा रहा हूं, कोई जानकारी भारत की सरकार को मत देना। ये चिट्ठी लिखी अडानी जी ने कि साहब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री के रूट को बाईपास करके डीआरआई कार्रवाई कर रहा है, उनसे पहले अनुमति लो। और कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, उस मुकदमे का क्या हुआ बता दीजिए। आरोप राहुल गांधी जी ने नहीं लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लगाया, नीति आयोग ने लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो 6 एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं ये अवैधानिक तरीका है, ये हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, 2 से ज्यादा एक आदमी को एयरपोर्ट नहीं देना चाहिए। उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट पर सवाल उठाए गए, मगर क्या हुआ? सारे भारत सरकार की उन संस्थाओं को बाईपास करके वो जो दिया गया उस पर हम सवाल पूछा। राहुल गांधी जी ने सवाल ये पूछा था हाउस में, चांग चुंग लिंग, एक चीनी नागरिक जिसको भारत की एजेंसियां तलाश रही थी चॉपर स्कैम में, उस आदमी का एड्रेस मिलता है, उसका इन्वेस्टमेंट मिलता है वहीं सिंगापुर में जहां के अडानी जी के भाई का एड्रेस है। ये सवाल जब मीडिया में पब्लिश हुआ तब राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे। एक भी आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं था, लेकिन उसको प्रामाणिकता से जांच कौन करेगा? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जिन अखबार में स्टोरी छापी थी कोयले की, पुलिस ने गुजरात की उनको समन किया था, वो बेचारे गुजरात सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से स्टे करा कर लाए। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि कम से कम इन सत्यों और तथ्यों की जांच करा लीजिए। जो आज आपने आरोप लगाए, काले धन टेम्पो भर भर के जो भिजवाए, कम से कम उन आरोपों की तो जांच कराइए, दुपट्टा मत डाल दीजिएगा। बस इतना विनम्र आग्रह हमारा आपसे। कांग्रेस शासित राज्य में अगर एमओयू साइन होता है, काम होता है, तो वो सही है। वो एक सवाल, इसका जवाब ही नहीं मिला ना अभय दुबे जी से, इसका सवाल का जवाब नहीं मिला। आप राहुल जी यही कहते हैं ना कि जहां जहां वो जाते हैं वहां पर फौरन उसके बाद से काम मिल जाता है। मोदी जी जहां जहां जाते हैं, सुनिए ना सर, आरोप क्या है, मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां अडानी को काम मिल जाता है।
तो आपके राज्यों में काम मिलता है तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? राहुल गांधी जी ने कब कहा? जब श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उनके पार्लियामेंट के सामने जवाब दिया, तब रिकॉर्ड पर चीजें सामने आई। उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास रास्ता नहीं छोड़ा था सिर्फ अडानी जी को प्रोजेक्ट देने के अलावा श्रीलंका में। तब राहुल गांधी जी ने यह सवाल खड़ा किया कि जहां जहां जाते, जहां जहां राफेल का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या राफेल के निर्णय में गलतियां नहीं थी? क्योंकि भारत सरकार का कुछ और है अभय जी, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। भारत की सरकार ने उसमें अरे क्या वैधानिक है? मैं तो बोलता हूं, चुनौती देता हूं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अडानी जी के नहीं, अडानी जी के, अंबानी जी के, टाटा के, बिरला के, जिन जिन के हैं गलत जिन राज्यों में, आप जांच कीजिए और दंडित कीजिए। उद्योगपति का अधिकार है उद्योग करना, लेकिन सत्ता की सरपरस्ती में अनैतिक कार्य करोगे तो ये देश की जनता ने प्रतिपक्ष को दायित्व दिया है कि मुखरता से आवाज उठाइए। भारत के संसाधनों की लूट अगर हो रही है तो उस पर से पर्दा उठाइए। जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहते हैं, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, कि हिंदुस्तान के पास 22 लोगों के पास इतना पैसा है जितना 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है, तो 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आपके दोस्त के पास हो जाए और किसान 27 रुपए कमाए सिर्फ प्रतिदिन, तो क्या प्रश्न नहीं खड़ा किया जाएगा? खड़ा किया जाना चाहिए, जो दायित्व जनता ने हमको दिया। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, पूरे कांग्रेस के भी 3 लोगों के पास जितना पैसा प्रथम परिवार के पूरी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। हजारों करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की जमीन और जायदाद जो ये कह रहे थे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की थी, वो सब इनके कब्जे में है। खैर, अब आते हैं विषय के ऊपर। देखिए, इन्होंने कितनी मजेदार बात शुरू से की। इन्होंने पहले कहा कि अडानी ने कोर्ट से स्टे ले आए। अरे कहिए, कोर्ट ने स्टे दिया। दूसरे विषय के ऊपर आइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कैसा विवश कर दिया कि इतने दिनों के बाद इन्होंने बोलना शुरू किया। मगर देखिए फितरत क्या होता है। जो इन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने वो सवाल पूछा, वो महीना कौन सा था और ईयर कौन सा था, आप बता सकते हैं अभय जी? मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। वो था फरवरी पिछले साल का 2023, जिस समय आप चीख कर ये कह रहे थे कि अडानी के पास गलत इन्वेस्टमेंट आया है, ये कंपनी फर्जी काम कर रही है। फर्जी शब्द आप लोग प्रयोग करते थे। ठीक उसी महीने में आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनको प्रोजेक्ट दे रहे थे। मतलब ऐसा गजब नजारा किसी ने नहीं देखा होगा कि संसद को इंस्टॉल कर रखा था, संसद को काम नहीं करने दे रहे थे और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में धड़ाधड़ निवेश अंदर कर रहे थे। ये जो दोहरा चरित्र है वो पूरी तरीके से जनता के सामने उजागर हो गया आपका। अब यहां पर एक और बात भी मैं पुनः कहना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने उस समय कितना दुष्प्रचार किया था कि एलआईसी को बेच दिया। आज एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे। स्टेट बैंक को बेच दिया, बर्बाद कर दिया। एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 19,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो सारी प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा था, रिलायंस से ज्यादा था, जो एसबीआई ने आज तक नहीं दर्ज किया था। इससे समझ में आता है कि ये वास्तविकता में क्या कहते हैं और हल्ला क्या मचाने का प्रयास करते हैं। जो ये कहते हैं उसके ठीक विपरीत आचरण करते हैं और वो बिल्कुल इनके उसमें साफ दिख जाता है। और जो पुनः इन्होंने घुमाने की बात कही कि इन पे आरोप उन पे आरोप, तो हम तो अपने आरोप पे कायम हैं भाई जी। हमने तो उन पे आरोप लगाए थे, हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किए। गृह मंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। मगर स्टैंड तो आपका चेंज है। आप जिन जिन नेताओं के नाम बता रहे थे, अभी भैया अपने मित्रों के बारे में बता रहे थे, अब अपने नेताओं के बारे में आप बताने लगे कि ये भ्रष्ट थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? बोलिएगा हाँ या ना, क्योंकि आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था कि भ्रष्टाचार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप हमारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे थे। हम अपने आरोप पे कायम हैं और अब आप हमारे आरोपों के सिरे से खारिज करने वाले लोग छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं हम भ्रष्ट थे, हमारी सरकार में घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था, हमारे मंत्री भ्रष्ट थे। और मैं पुनः एक बात फिर रिपीट कर देना चाहता हूं, ये विदेशी कंपनियों के प्रति आपका वो आग्रह क्यों नजर नहीं आता है? मैं पूछना चाहता हूं, आपने अडानी को 2006 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में स्टोरेज करने के लिए 16 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया विद एश्योर्ड रिटर्न। मगर मैं पूछना चाहता हूं जी, मेरा सवाल यह है कि आप लोगों का आरोप क्या है? आज प्रधानमंत्री ने जो कहा अडानी अंबानी से क्या लिए हैं, पैसे लिए, आरोप ये क्या हमारा है? आरोप ये है। तो क्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे? हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं अपना आरोप एकदम सब्सटेंशिएट के देता हूं।
इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट टर्म सेलिंग की और उसकी रिपोर्ट को जैसे तमाम अखबार में आर्टिकल आते चला जाता, मगर इन्होंने हल्ला मचाया जिसकी वजह से शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा। हिंडनबर्ग ने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए, उस पर अमेरिका की अदालत में रोक लग गई कि वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं शॉर्ट टर्म सेलिंग क्या होती कि मैंने आज शेयर खरीदा और मैं इसको बेचूंगा 10 दिन के बाद और मुझे आज ही की डेट का रेट मिलेगा। अगर 10 दिन के बाद मार्केट गिर गया तो मेरी चांदी, कंपनी का नुकसान, और अगर 10 दिन के बाद मार्केट उठ गया तो मेरा नुकसान और कंपनी का फायदा। उन्होंने पहले शेयर खरीदा, उसके बाद रिपोर्ट लगाई और रिपोर्ट लगाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला मचाया, आग लगाई, शेयर मार्केट नीचे गिरा और हिंडनबर्ग ने करोड़ों रुपए कमाए। इसलिए अमेरिका की अदालत ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो आप रिपोर्टें नहीं लिख सकते। यानी आप पत्रकार और व्यापारी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये उस षड्यंत्र में हिस्सेदार बनके, और मैं इसीलिए पुनः कह रहा हूं, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये खड़े होते हैं, हॉविट्जर के साथ ये खड़े होते हैं, बोफोर्स के साथ ये खड़े होते हैं, यूनियन कार्बाइड के साथ ये खड़े होते हैं, बीबीसी के साथ ये खड़े होते हैं, हिंडनबर्ग के साथ ये खड़े होते हैं, हर विदेशी कंपनी के साथ खड़े होते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में समस्या झूठ और भ्रम के आधार पर फैलाने का प्रयास करते हैं। यह हमारा आरोप है। अभय जी, वैसे तो मुझे पता नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट को पर भी आप लोगों ने सवाल अनेकों बार खड़े किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सर्वोच्च अदालत इस देश की है, उसी ने राफेल मुद्दे पर भी क्लीन चिट दी है सरकार को। उसी सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को भी सही मानते हुए इस मामले में क्लीन चिट दी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहां से मामला कहां जा रहा है, क्योंकि अब इस पर फ्रंट फुट पर आकर पीएम खुद खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर पीएम बोल रहे हैं। अब आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं, संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, अडानी अंबानी पर थोड़ा लगता है बैकफुट पर चले गए। नहीं, देखिए, किसी को काम देना गलत नहीं है अंजना जी, गलत तरीके से काम देना गलत है। जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई, राफेल का मुकदमा आपने पढ़ा निर्णय, राफेल के केस में सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्णय में लिख दिए इस बात को कि अपेक्षित सहयोग भारत की सरकार ने नहीं दिया, नहीं तो शायद भारत की सरकार जो अपेक्षित सहयोग देती, जो एसआईटी बनाई थी, तो परिणाम कुछ अलग होते। मैंने बताया कम से कम 5 पैराग्राफ में गलत तथ्य लिखे गए थे कोर्ट में, जिनको इन्होंने सुधार याचिका लगाई। छोड़िए, बड़ी बात करते हैं। देखिए, आरोप लगाना तो अलग बात है। नीरा राडिया का बोल रहे थे, ये अभी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर फाइल किया है कि उनकी टेप में कोई गलत तथ्य नहीं पाए गए। झूठ बोलते हैं भारत के टेलीविजन पर आकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं चुनौती देता हूं, आपने आरोप लगाया था अजीत पवार पर 2021 में 1 जुलाई को प्रेस रिलीज जारी किया ईडी ने। इन्होंने कहा कि जो बैंक का स्कैम है उसमें अजीत पवार, सुनेत्रा पवार दोनों आरोपी हैं और 826 करोड़ रुपए का स्कैम है, इनकी 65 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, देश के सामने बताइए, जब चार्जशीट फाइल की, आप क्या मिल गए, आप क्या मिलने का समझौता हो गया और उसके बाद चार्जशीट फाइल की दोनों के नाम हटा दिए। छगन भुजबल साहब की फाइल घूम गई, ईडी ने कह दिया कि साहब फाइल मिसिंग है, हम क्लोजर फाइल कर रहे हैं। जितने लोगों को समन उस समय आए थे, भावना गवली हो, हसन मुंशरिफ हो, प्रफुल्ल पटेल को भी क्लीन चिट दी। प्रफुल्ल पटेल के केस में आपने क्लोजर फाइल नहीं किया, बताइए, जो मुकदमा उन पर लगाया था। तो गंभीरता से देश को यह बात सोचनी चाहिए कि ये सत्ता की भूख मिटाने के लिए काम किया जा रहा है, कोई सरोकार नहीं। मैंने आज राहुल गांधी जी ने जितने आरोप लगाए थे वो समय आने पर सब प्रामाणिक होंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है और देशी विदेशियों का जिक्र करते हैं। अरे साहब, पूरा का पूरा हिंदुस्तान का कारोबार चीन के आगे शरणम गच्छामी हो गए। आप 118 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कराने लगे हो, आप सारे एमएसएमई को तबाह कर दिए। राहुल गांधी जी का आरोप क्या है? उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाकर, मोनोपोली करके आपने जो बैकबोन है हिंदुस्तान की वो कोलैप्स कर दी, सारा एमएसएमई तबाह हो गया। 60 लाख एमएसएमई तो नोटबंदी से ही बंद हो गए थे। इसमें आरोप हमारा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुट्ठी भर चंद धन्ना सेठों के लिए काम करने वाली सरकार है। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। उसी कोविड के क्राइसिस में जंप देख ले देश के लोग, अडानी साहब की सारी कंपनियों ने कितना जंप किया
और जो आप LIC का जिक्र कर रहे थे साहब, तो ये हम लोग फोर्स इन्वेस्टमेंट के खिलाफ थे। अगर कल को वो जो, और आप बता दीजिए चैनल पर, क्या शॉर्ट सेलिंग हिंदुस्तान में प्रतिबंधित है? क्या आप अमेरिका की अदालत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की अदालत का जिक्र कीजिए, आपका सेबी का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो तो कहता है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए शॉर्ट सेलिंग जरूरी है। अगर कोई कंपनियों की खामियां, अगर हमने ये आरोप लगाए उस कंपनी ने, तो आप बता दीजिए सिंगापुर में जिन एड्रेसेस पर वो कंपनी है जिससे इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिस पर हमने कहा स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, वहां पर कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? उस विनोद अडानी जी के नाम से जो रजिस्टर्ड है जिन एड्रेसेस पे, वहां चांगचुंग लिंग का भी वही एड्रेस है, साथ में क्या कारोबार है। हमने इसलिए कहा कि स्ट्रेटेजिक एरिया में भी ये काम कर रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में भी अडानी जी को काम दिया गया है। बहुत गंभीर सवाल देश के सामने खड़े किए थे प्रधानमंत्री जी। गंभीर सवालों को टालने के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उनकी तो नहीं सुनते। प्रधानमंत्री जी कभी पाकिस्तान के टेलीविजन को सुन लेते हैं, कभी अमेरिका में बैठे हुए लोगों की बात सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं की बात सुनिए ना। 60-60 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षा लीक करके भविष्य चौपट कर दिया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आज ये रिपोर्ट आपके लेबर मिनिस्ट्री की थी कि 45 साल की सबसे भीषणतम बेरोजगारी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि शिक्षित 83% युवा बेरोजगार है। उनकी आवाज आप नहीं सुनेंगे। आज जो बेटियां कह रही है कि महंगाई की आग में झोंक दिया प्रधानमंत्री जी, उसकी आवाज नहीं सुनेंगे। दुखद और शर्मनाक बात यह है कि प्रज्वल रेवन्ना, जो कर्नाटक में आपको पता था, भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य ने चिट्ठी लिखी थी दिसंबर में, वो कह रहा है गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बताया था कि 2000 से 2900 तक ऐसा प्रतीत होता है इसको देखकर पेन ड्राइव को कि यह बलात्कार किया गया है। उस आदमी को टिकट दिया गया और पीठ थपथपाई और कहा कि उसके अकाउंट में जो वोट जाएंगे वो मुझे ट्रांसफर होंगे। प्रधानमंत्री जी, इससे ज्यादा दुखद बात सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। इस देश का गौरव जो पहलवान बेटियां हैं, जिन्होंने मेडल लेकर आई, उनको तिल तिल तड़पा तड़पा कर मारा गया। देश के किसानों को रोन दिया गया, तब भी आपने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन कभी पाकिस्तान का संज्ञान, ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए सर। अरे जवाब सुनिए ना सर, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आप सुनिए। देखिए, इधर उधर सब उन्होंने चले गए, मुद्दे का जवाब सुधांशु जी सवाल भी है इसमें जुड़ा हुआ। वो कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी के, हाँ, अडानी या अंबानी के निवेश में प्रॉब्लम नहीं है, निवेश में प्रॉब्लम नहीं है, गलत तरीके से अगर कोई काम किया जाता है उसमें प्रॉब्लम है। ये उनकी सफाई है। मैं वही बात, मैं उसी बिंदु के ऊपर आ रहा हूं। इन्होंने कहा शॉर्ट टर्म सेलिंग गलत नहीं है। हमने कब कहा गलत है? पर अगर कोई शॉर्ट टर्म सेलिंग करके मार्केट को मैनिपुलेट करता है तो वो अपराध है। जैसे शेयर खरीदना और शेयर बेचना गलत नहीं है, पर अगर आप अपनी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और आप उसके बोर्ड के मेंबर हैं तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, इस पे आपको जेल तक हो सकती है। इसलिए यूएस ने प्रतिबंध लगाया क्योंकि हिंडनबर्ग ने पहले शेयर खरीदे, फिर एक ऐसी रिपोर्ट लिखी जिससे शेयर मार्केट नीचे जा सकता था, और आप लोगों ने उस रिपोर्ट पे हल्ला मचाकर शेयर मार्केट को नीचे ले गए। अब पता नहीं उसमें जो फायदे हुए वो हिंडनबर्ग के साथ साथ किन किन लोगों ने कमाए होंगे, वो बात है। इसलिए यह बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि आपने उस व्यवस्था का जिसने दुरुपयोग किया, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई। अब दूसरा बिंदु, इन्होंने कहा निवेश में कोई समस्या नहीं अगर गलत है। यही तो हम कहना चाहते हैं। अगर आप कह रहे थे गलत है तो आप अपने यहां निवेश क्यों कर रहे थे? आप चीख चीख के कह रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे कि इसमें बेईमानी है, इसमें काला धन आया है, काला धन चिल्ला रहे थे, और काला धन काले धन वालों को प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट दिए जा रहे थे और बगल में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। ये दोनों जो बातें अपने आप में यह पूर्णतः विरोधाभासी होती हैं। इस कारण से मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि आपका उद्देश्य भारत के अंदर की व्यवस्था को कमजोर करना, भारत के शेयर मार्केट को खराब करना, भारत की अर्थव्यवस्था को, और अभी चीन पे बोल रहे थे अंजना जी, आज ही आप ही के चैनल पे कार्यक्रम में दिखाया गया है कि पहली बार भारतीय शेयर मार्केट का रिटर्न चाइना से बेहतर हुआ है। पहली बार, क्योंकि इस समय हम चाइना से कहीं बेहतर इकोनॉमिक स्थिति में हैं। वो IMF भी इस बात को बता रहा है। इनको लग रहा है कि अरे साहब आपके जमाने में चाइना से कारोबार बढ़ा होगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, छोटे खिलौने पहले चाइना से आते थे, आज उनका एक्सपोर्ट 2.5 गुना बढ़ गया और इंपोर्ट आधे से कम हो गया। कोई भी समझ सकता है इससे नुकसान किसको हुआ होगा। ये बताइए, सबसे हाई एंड फोन एप्पल होता है, 25% एप्पल के नए मॉडल भारत में बने। चाइना के बाहर एप्पल की एकमात्र फैक्ट्री शिफ्ट होकर भारत में आई।
अब इससे चाइना का व्यापार बढ़ा होगा या घटा होगा, भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। इतना कलेजे पे सांप लौटा चीन के कि पीपुल्स डेली में उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि जो भारत से बने हुए वो आईफोन हैं उनको पहचाना जा सकता, उनमें करी की गंध आती है। यानी भारत में करी ज्यादा खाई जाती ना, रसेदार सब्जियां, उसकी स्मेल आती है। ये वक्तव्य उनकी हकीकत को बयान कर रहा, मगर देखिए यहां बैठकर कैसे हकीकत को झुठलाकर भारत की प्रगति को। आज ये बताइए, हम हांगकांग को पीछे छोड़ के चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं या नहीं? इसमें भी कोई संदेह है? ये हम तय करते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसी तय करती हैं। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर से लेके, मूडीज से लेके, वर्ल्ड बैंक से लेके IMF तक, सब ने भारत को G7 और G20 कंट्रीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया है। मगर आप लोग ये इंश्योर करने में विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलते हैं। अंजना जी, मैं आज दर्शकों से पुनः बताना चाहता हूं, ये नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूं। फिर एक बार भारत की रैंकिंग आती है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 180 में 160वें स्थान पे हैं। क्यों आती है ये? हम पाकिस्तान से पीछे हैं, चीन से तो हम बहुत पीछे हैं, हम अफगानिस्तान से पीछे हैं, जहां 2 AK-47 लगाए हुए लोगों की तस्वीर आती है कि वो एंकर के पीछे खड़े हुए वो पढ़वा रहे हैं, वहां प्रेस फ्रीडम हमसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्रेस फ्रीडम जो संस्थाएं तय करती हैं उनमें सपोर्ट करने वाले लोगों में वो जॉर्ज सोरेस भी है, जिसने ओपनली कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है कि मोदी जी की सरकार ना आने पाए। और आज ही मैं पूछना चाहता हूं, आप तो ये बात कह रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या सैम पित्रोदा आज क्या बोल दिए भाई अभय दुबे जी। उत्तर भारत वाले व्हाइट हैं, पश्चिम भारत वाले अरब हैं, पूरब भारत वाले चाइनीज हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीकी हैं। मतलब आपका एजेंडा इतना साफ है कि अर्थव्यवस्था को नहीं तोड़ना है, देश को अंदर से तोड़ना है। उत्तर दक्षिण में तोड़ना है, तमिल हिंदी में तोड़ना है, पंजाबी और बंगाली में तोड़ना है, उत्तर भारतीय मराठी में तोड़ना है, अगड़े पिछड़े में तोड़ना है, दलित सवर्ण में तोड़ना है। देश को अंदर से तोड़ना है और बाहर से जोड़ना है। इससे, और उसको वो आइडिया ऑफ इंडिया कह रहे हैं। इससे समझ लेना चाहिए कि इनकी पूरी की पूरी जो राजनीति है वो कितने खतरनाक मुकाम पे बैठी हुई है। ये अडानी अंबानी के मुद्दे तो उसमें से टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ठीक है, ठीक है। हालांकि अभय जी खुद ही कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि उनका ये बयान से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन क्यों आप लोग मतलब ऐसा कुल्हाड़ी लिए क्यों फिरते हैं और उस पर फिर पैर मारते हैं? ये क्या मतलब, ये कैसा बयान है? अब जाहिर तौर पर इसके जरिए बीजेपी के हाथ में एक हथियार आया है। भारत को इस नजरिए से देखते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, और ये बात सच है कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं। ओवरसीज कांग्रेस को वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं सैम पित्रोदा? कांग्रेस पार्टी भारत के सभी नागरिकों को, विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लोगों को एक जैसा मानती है और इसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं। पर मैं विनम्र निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत गुस्सा आता है और हमको आपके गुस्से पर प्यार आता है। आपके हर प्रवक्ता कहते हैं विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, देखिए कैसा विश्व भर में डंका पीटा जा रहा है। तो इतना बता दीजिए हिंदुस्तान लोगों को कि विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था में ऐसा क्यों हुआ प्रधानमंत्री जी कि 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों जितना पैसा पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्यों हुआ उस अर्थव्यवस्था में कि एक दोस्त आपका तो 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ रखता है और किसान 27 रुपए रोज कमाता है। प्रधानमंत्री जी, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई, 12 करोड़ रोजगार छीन लिए गए, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, जिस चीन का महिमा मंडन अभी सुधांशु जी कर रहे हैं। 118 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर लिया, उसके एक्सपोर्ट के डेटा पर नजर डाल दीजिए, 16 बिलियन डॉलर है हमारा एक्सपोर्ट, और उससे भी 30% हमारा एक्सपोर्ट जो चीन को हम एक्सपोर्ट करते हैं वो गिर गया। और ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट कह रही है कि हमारे एमएसएमई तबाह हो गया चीन के इंपोर्ट से। चीन का इंपोर्ट तो इंपोर्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में चीन को आप रिलक्टेंट हो, ये पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है। वो कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि अवैधानिक तरीके से भी चीन से माल आ रहा है। तो इतने सारे पाप की गठरी लिए कहां जाएंगे आप? मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी। आरोप हम पर लगाते हैं, अरे आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए इस बात की कि जो आपकी संस्थाएं काम नहीं कर रही है वो काम प्रतिपक्षी दल के लोग कर रहे हैं। उस साफ सुथरे रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। हमने क्या क्या कहा? हमने कहा अगर अडानी जी का, आज भी मैं आपसे पूछता हूं, बता कर जाइएगा, क्या चांग चुंग लिंग नाम का कोई चाइनीज है नागरिक
जिसकी हिस्सेदारी है उनके साथ, उनके ब्रदर के साथ। उसके स्टॉक मैनिपुलेशन का जो आरोप लगा था, सिंगापुर में एड्रेस एक है, उसका निवेश हुआ है क्या, जिसको भारत की एजेंसियां ढूंढ रही थी। आपने ईडी, सीबीआई सबके का दुरुपयोग करके प्रतिपक्षी दल के लोगों पर आक्रमण किया। आपने पूछा था कि भ्रष्टाचारी दोस्त जो हमारी पार्टी में किया था, आपने तो भारत की सरकार ने व्हाइट पेपर निकाला जिसमें नाम दे दिया अशोक चौहान का, उसके बावजूद आपने शामिल कर लिया। एक भी आरोप हमने नहीं लगाए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के यहाँ जुलाई में आप गए थे 2015 में, और आपने आरोप लगाया, अगस्त में उनको शामिल कर लिया। जी अभय जी, एक प्रश्न है। देखिए, आप सरकार पर हमला कीजिए, अच्छी बात है, आप विपक्ष हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन क्या आप लोगों की पीछे कमजोर नहीं है? पहला मुद्दा देखिए सर, आप अडानी पर घेर रहे हैं कि अडानी के जरिए इन्होंने फ्रॉडुलेंट तरीके से उसके जरिए अपना काम किया है, इनको बेनिफिट मिला है, और उसी अडानी के साथ आप एमओयू साइन करते हैं। आप कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे देखिए ये गलती किया, ये गलती ये किया, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से आप भी पैसे लेते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जनता भी सोचेगी कि अपने आप को तो ये कहते हैं कि हम गंगा नहाए हुए हैं, लेकिन तरीके इनके भी वही है। एमओयू ये भी अडानी के साथ साइन कर रहे हैं। एक वक्त पे तो अडानी एक मतलब अपशब्द बन गया था जिस अंदाज में आप लोग आक्रामक थे। अडानी के पूरे कामकाज, उनकी पूरी जो इंडस्ट्री है, अडानी से ले लो, अडानी से ले लिया, अब उन्हीं के साथ एमओयू साइन करे, और इसी जनवरी में किया है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छा किया, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। इलेक्टोरल बॉन्ड में कांग्रेस की सरकार के समय चंदे देने का नियम यह था कि कोई भी कंपनी अपने 3 साल के मुनाफे का 7.5% से अधिक चंदा नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंपनियां चंदा देने के लिए नहीं बनी है साहब, ये कंपनियां कारोबार करने के लिए बनी है। हमने आरोप ये लगाया कि जिस कंपनी की नेटवर्थ ही नहीं है, मान लो 130 करोड़ की कंपनी 400 करोड़ का चंदा दे रही, तो ये आरोप इस कानून आने के पहले चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को आगाह किया था, आरबीआई ने आगाह किया था। उन्होंने कहा कंपनी एक्ट का संशोधन, चुनाव आयोग के सेक्शन 29C का संशोधन, आप जो आईटी एक्ट का संशोधन कर रहे हैं उसको मत करिए, उसके करने से शेल कंपनियां पैदा होगी और ये काले कारनामे होंगे। तो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर आरोप ये है, जिस पर जवाब दीजिए कि क्यों छापे पड़े और चंदा मिला। चंदा मिलने के बाद छापे पड़े तो हम सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, तो पता लगा जिनको दूसरी पार्टियों ने चंदा दिया उनके यहां छापे मारे, उसके बाद फिर चंदा ले लिया। 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स दिए गए। और सिर्फ ये चंदे का खेल नहीं है, प्राइस एस्केलेशन का भी खेल है। अगर विस्तार से जांच होगी तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2 तरह के अडानी जी हैं इस देश में। एक अडानी वो है जो कारोबार कर रहे हैं, जो अगर साफ सुथरा काम कर रहे हैं तो करें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। और एक सत्ता की सरपरस्ती के अडानी है। वो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, वो आरोप प्रतिपक्षी दल लगा रहे हैं, जो हमने नहीं लगाए, भारत की सरकार की एजेंसियों ने लगाया। पूछे ना, 2016 में केस दर्ज किया था आपने, उसके बाद 19 से लेकर 21 का एक आरोप और फिर लगाए, जो कोल के इंपोर्ट का, आपको 2-2 अडानी दिखने लगे। का, तो ये एक भी आरोप हमने नहीं लगाया। ठीक है, ठीक है, अब एक जवाब ले लेते हैं उनसे। अभी देखिए अंजना जी, जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि जांच कहां होगी, सच कैसे सामने आएगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। मैं बताता हूं। देखिए, अभी तक लोगों ने राहुल गांधी जी को प्रेस में बोलते सुना था। वो राहुल गांधी जो तुम देख रहे हो ना, वो राहुल गांधी है ही नहीं, वो है नहीं, वो तो मर चुका, वो दूसरा है। आज पहली बार कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा ये अडानी जो देख रहे हो ना, ये अडानी वो अडानी नहीं है, वो मेरा वाला अडानी अलग है और तुम्हारा वाला अडानी अलग है। वाह साहब, क्या गजब का तर्क दिया है। और मैं पूछना चाहता हूं, ये जो चांग ली की आप बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में जो जांच हुई, जब सेबी ने उनको पूरी तरीके से सही साबित कर दिया, मगर इसके बाद भी आपको वो चांग ली दिखाई पड़ता रहा कि गलत निवेश आ रहा है, फिर भी आप मतलब कूद कूद के निवेश लेते रहे। मगर एमओयू तो एक और साइन हुआ था, वो भी लोगों को याद है, हु जिनताओ के साथ कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसमें शी जिनपिंग जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं चीन के, वो पीछे खड़े हुए थे। 2006 में वो एमओयू नहीं बता पाए आज तक कि वो कौन सा एमओयू था, कि जब हमने सरकार छोड़ी थी अटल जी की तो $1 बिलियन का केवल चाइना के साथ कारोबार था। जब हमारी सरकार आई तो 36 गुना होके 36 बिलियन हो गया। ठीक है सुधांशु जी। और इसलिए आप हर मौके के ऊपर चीन के साथ खड़े होते हैं।
इसलिए यही हम पर चर्चा आपसे का पुनः अंत करना कहना पड़ेगा। चाहते हैं, वक्त इतने दो की इजाजत देता है, वक्त इतने की इजाजत देता है। लेकिन अडानी अंबानी के मुद्दे पर पहले कांग्रेस पार्टी आक्रामक होती थी, अब पीएम ने ये मुद्दा उठाकर घेरा है राहुल गांधी को। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। रात 8 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम मौजूद है लुधियाना में और लुधियाना की जनता और नेता होंगे आमने सामने। देखते रहिए आज तक।